नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला साथ बने हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई महाराष्ट्र में दूसरा दिन है आज और अलग अलग पंडालों से हम शो आपके सामने लेकर आते हैं। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के GSB पंडाल के अंदर, जो कि सबसे अमीर बापा माने जाते हैं मुंबई के। जल्दी आपको बता दें कि 316 करोड़ का इनका बीमा है। ये एक वजह है। साथ ही साथ जो मूर्ति आप देख रहे हैं 14 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई है। इस बार कोई पाबंदी नहीं है ऊंचाई की मूर्तियों की। 66 किलो सोना, 295 किलो चांदी से सजे हुए बाबा की मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहली जो खबर है देश प्रदेश में, वो भी हम मुंबई से ही आपके सामने रखेंगे। मुंबई के मुंबा देवी से ये खबर है, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज की घटना सामने आई है। और कुछ दिनों पहले की ये घटना है। पहले तस्वीरों में आपको हम दिखा देते हैं। प्रकाश देवी नाम की जो ये महिला है, उसकी दवा की दुकान है। MNS के नेता उनकी दुकान के सामने लकड़ी के खंभे लगा रहे थे। प्रकाश देवी ने इसका विरोध किया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना के वायरल वीडियो में MNS के पदाधिकारी विनोद अर्गिले बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारते हुए साफ देखे जा रहे हैं। उन्होंने महिला के साथ धक्का मुक्की की। वहां खड़े लोगों में से किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया और सभी दर्शक बनकर यहां पर बस ये पूरा तमाशा देखते रहे। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि विनोद अर्गिले ने उनके साथ मारपीट तो की ही, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी गाली गलौज किया। पीड़ित महिला की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने अपनी दुकान से हटाकर खंभा लगाने की गुहार की, जिसके बाद इस तरह की घटना सामने आई। और इस वक्त सोहित मिश्रा इसी खबर पर और जानकारी के साथ बने हुए हैं। सोहित, ये घटना कब की है, शिकायत कब दर्ज हुई और कार्रवाई क्या हुई है? पूजा, ये घटना 28 अगस्त की है। आपको मैं बता दूं कि ये खंभा क्यों लग रहा था। दरअसल जहां पर जिसका जिक्र आपने भी किया कि मुंबई महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी त्यौहार के चलते जो राजनेता हैं वो शहर भर में, राज्य भर में अलग अलग जगहों पर होर्डिंग और बैनर्स लगाते हैं, जिसके जरिए वो अपनी शुभेच्छा भी लोगों को देते हैं। और इसी के तहत ये एक जो खंबा है वो लगाकर उसके ऊपर होर्डिंग लगाया जा रहा था। पहली बात, ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से लगाया जा रहा था मुंबई के मुंबा देवी इलाके में। और जहां पर ये लगाया जा रहा था वहीं पर इस महिला के मेडिकल शॉप है वहां पर मौजूद है और उसके ठीक बाहर इसे लगाया जा रहा था। भले ही दुकान कुछ महीनों से बंद थी, लेकिन महिला ने कहा कि ये सही नहीं है और आप मेरे दुकान के सामने इसे मत लगाइए। इतनी सी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो गई। और इसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं, विनोद अर्गले ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वहाँ के विभाग प्रमुख हैं, यानी समझ लें कि वहाँ के जो इलाका है वहाँ के वो अध्यक्ष के तौर पर आप उसे मान सकते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। वो न केवल धक्का मुक्की दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बल्कि वो थप्पड़ जड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और महिला की अगर आप उम्र भी देखें तो उम्र काफी ज्यादा है। अब 31 तारीख को, 28 तारीख की ये घटना है। 31 यानी कल जो महिला है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में जाकर। उनकी कल मेडिकल टेस्टिंग भी हुई है और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस ने एक नॉन कॉग्निटिव जो मामला है वो भी दर्ज कर लिया था इस पूरे मामले में। और ये माने कि आप आज के दिन या आज या कल में इस पर जो शख्स है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इस सब के बीच जो महाराष्ट्र वुमेन कमीशन है उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और उनकी ओर से भी अपने स्तर पर जांच की जा रही है। तो ये पूरा मामला है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ किया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मुंबई में दिन के उजाले में जिस तरह से एक महिला को मारा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद कोई बीच बचाव करने नहीं आता है, ये बहुत चिंता वाली बात है। बिल्कुल सही। तो हमारे सहयोगी सोहित बता रहे थे कि ये खंभा गैर कानूनी तरीके से लगाया जा रहा था। अब रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति आज यानी 1 सितंबर से फिर से लागू हो गई है। यानी अब निजी दुकानों में शराब नहीं मिलेगी। अगर आपको शराब लेना है तो सरकारी ठेकों पर जाना होगा। कैसी रही पहले दिन की तस्वीर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें दिल्ली के सरकारी ठेकों की हैं, जहां गुरुवार को शराब की बिक्री शुरू हो गई। पहले दिन सरकारी दुकानों में शराब की उपलब्धता कम दिखी और लोगों की भीड़ हल्की नजर आई। जिनको ये सरकारी लाइसेंस मिले हैं, उनका कहना है कि सारे ब्रांड्स की उपलब्धता में अब भी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। स्टॉक हमारे पास ज़्यादातर है सामान अभी हमारे पास बेचने के लिए और धीरे धीरे आज से स्टार्ट है। तो
हमारे पास सारा स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी सर, टीपी वगैरह हमारे सब इशू हो चुके हैं, माल आने वाला है और सामान की कोई हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। रेट में क्या अंतर है? क्या शराब में रेट में कुछ फर्क पड़ेगा लोगों को, दिल्ली के लोगों को? सर ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी कि आप अभी एमआरपी पे बेच रहे हैं। बिल्कुल सर, हम तो शुरू से ही एमआरपी पे बेचते हैं और पहले भी एमआरपी पे बेचते थे। इस स्कीम को तो मुझे अभी आगे का कुछ नहीं मालूम है, बट क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। कि बाकी रेट्स का है, रेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो आज हमें पता लग जाएगा। तो एमआरपी के बेस पे ही हम सेल करने के लिए। ग्राहकों में कमी की सबसे बड़ी वजह रही बुधवार तक निजी शराब की दुकानों पर मिलने वाला जबरदस्त डिस्काउंट। बुधवार देर रात तक आखिरी दिन निजी संचालकों ने अपना स्टॉक खत्म करने के लिए एक पर एक मुफ्त शराब की बोतलें बेची। सरकारी में है कि बढ़िया दारू मिलता है और प्राइवेट में है कि डुप्लीकेट दारू मिलता था। अच्छा, आपको लगता है डुप्लीकेट? हाँ, डुप्लीकेट दारू मिलता था। अच्छा, बहुत परेशानी था उससे। फर्क वाले शराब बढ़िया नहीं थी सर, बेकार शराब थी वो। अब ये देखते हैं, पी के आज पहली बार ठेका खुला है, देखते हैं इसको, ये सही होगी तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि वो शराब तो बंदे को ना खाना, भूख लग रही ना खाना खा रहा, आदमी बीमार पड़ गया बंदा। दरअसल नई आबकारी नीति में शराब बिक्री पूरी तरह निजी हाथों के हवाले में हो गई थी। होटल, रेस्टोरेंट, बार आदि रात 3 बजे तक खुले रह सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस नीति पर सवाल उठने लगे। 31 अगस्त तक जम के ऑफर्स थे, क्योंकि निजी लोग अपना स्टॉक बेचना चाह रहे थे। तो अगर आज से आप दिल्ली में शराब खरीदना चाहते हैं तो आपको शराब सिर्फ एमआरपी पे ही मिलेगी और आपको उस पर कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ सरकारी दुकान पर ही शराब बेची जाएगी। दिल्ली में सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और भारत में सीमा पार से हथियारों के आने में तेजी हुई है और पाकिस्तान अब हथियार और ड्रग्स जो है वो घुसपैठ के सहारे नहीं बल्कि ड्रोन्स की मदद से पहुंचा रहा है। ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी सतर्क हुई हैं और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर तैनात की गई है। पंजाब के सरहदी इलाकों में एंटी ड्रोन गन्स किस तरह से तैनात किए गए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान से लगी पंजाब और जम्मू की 198 किलोमीटर की सरहद पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है। अक्सर इन इलाकों में रातों के अंधेरे में ड्रोन के जरिए बारूद और ड्रग्स सीमा पार से भेजे जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन गन्स तैनात करना शुरू कर दिया है। बीएसएफ ने ये एंटी ड्रोन गन्स फिलहाल पंजाब के इलाके में ज्यादा तैनात की हैं, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान ज्यादा फोकस कर रहा है। पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आने वाली ड्रोनों की संख्या में इस साल काफी बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई तक 107 बार ड्रोन इन इलाकों में देखा गया है। 93 बार पंजाब की सरहदी इलाकों में और 14 बार जम्मू के सरहद के आसपास। इसके अलावा कश्मीर घाटी की सरहद पर 2 दर्जन से ज्यादा बार ड्रोन देखे गए हैं, जबकि पिछले साल 7 महीनों में कुल 97 ड्रोन देखे गए थे। 64 बार पंजाब के आसपास और 31 बार जम्मू के इलाकों के पास, 2 बार एलओसी के पास। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान ये सारा असला जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी मचाने के लिए भेज रहा है। एनआईए की माने तो इस ड्रोन ड्रॉपिंग्स के बढ़ते हुए ग्राफ के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। तस्करी करने के नए नए ढंग सामने आ रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान भी नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी एक है। इसे काउंटर करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जहां पर एंटी ड्रोन गन्स जो हैं वो सरहदी इलाकों पे तैनात करना शुरू कर दिया है, वहीं पर एनटीआरओ इस तरह की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, जिसके जरिए वो फ्रीक्वेंसी ही जैम कर दी जाएगी जिस पर ड्रोन जो है ऑपरेट कर रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। ये एक अनोखा विश्वास मत प्रस्ताव था, जहां विपक्ष ये कह रहा था कि सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी सरकार विश्वास मत हासिल करने के लिए अड़ी हुई थी। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। इस प्रस्ताव के पक्ष में 58 सदस्य हैं, जबकि विरोध में 0 सदस्य हैं
कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव से तटस्थ नहीं रहा है, अतः विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि उनके सभी विधायक उनके साथ हैं। बीजेपी कोई विधायक नहीं तोड़ पाई। आज ये जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि पूरे देश के अंदर जो इन लोगों ने माहौल बना लिया, इनको लगता है कि किसी को भी खरीदा जा सकता है, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं खरीदा जा सकता। आज ये हम इस देश के सामने साबित करेंगे। इन्होंने 40 एमएलए खरीदने का प्लान बनाया था। हमारे 12 एमएलए से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे। हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हालांकि बीजेपी कहती रही कि आम आदमी पार्टी विधायक तोड़ने की कोशिश का सबूत दिखाए। बीजेपी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की मांग भी की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग करके नया दांव खेला। अब वो उन रिकॉर्डिंग्स की बात नहीं कर रही जिनके आधार पर उसने साजिश का दावा किया था। The drama begins yet again. The drama continues. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नौटंकी चल रही है, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया, अनर्गल प्रवचन किया और झूठ झूठ और झूठ हम सबके सामने परोसा, वो हम सबने आज देखा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र केवल एक दिन के लिए बुलाया था, लेकिन सत्र 5वें दिन विश्वास मत साबित करने के बाद जाकर समाप्त हुआ। आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष सरकार को ललकारता है कि हिम्मत है तो सदन में आकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत साबित करके दिखाओ, लेकिन इस मामले के अंदर विपक्ष खुद कह रहा था कि हमको कोई शक नहीं है कि सरकार के पास न सिर्फ बहुमत है बल्कि उनके सारे के सारे विधायक उनके साथ ही हैं, लेकिन सरकार फिर भी बहुमत साबित करने पर अड़ी रही और आखिर में विश्वास मत साबित करके दिखाया। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मुंबई में गणेश महोत्सव के जरिए बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही। कहीं मत जाइएगा। देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे बीएमसी चुनावों को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही है। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है होने वाले इस चुनाव को लेकर, और खासतौर से गणेशोत्सव का जो ये मौका है, इसी के साथ ही साथ चुनावी प्रचार की भी शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पोस्टर भी लग चुके हैं जहां पर पिछली सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। इन पोस्टरों में कहा गया है कि सरकार बदलने के साथ ही हिंदू त्योहारों पर लगी रोक खत्म हो गई है। मुंबई में गणेश चतुर्थी के शुरुआत के साथ ही शहर भर में बीजेपी की ओर से इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। साफ है कि बीएमसी चुनावों से पहले अब बीजेपी की ओर से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बात की बहुत खुशी है कि फिर एक बार हमारे सारे उत्सव और पर्व उसी हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं जैसे कोविड से पहले वो मनाए जाते थे, और आगे भी कोई विघ्न ना आए, इसी प्रकार से हम लोग इनको मनाते रहे। यही श्री गणेश के चरणों में प्रार्थना है। कोरोना काल में त्योहारों पर लगी पाबंदियों को एक चुनावी मुद्दा बनाने के साथ ही अब महाराष्ट्र की नई सरकार चुनावों से पहले कई तरह की तैयारियां करती दिख रही है।
सरकार की ओर से मोदी एक्सप्रेस के जरिए त्योहारों से पहले लोगों को कोंकण भेजा जा रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई के लालबाग पंडाल में भी आने वाले हैं। अब उद्धव खेमे की ओर से गणेशोत्सव के जरिए हो रही राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा बोलना या लिखना गलत है। 2 साल में हिंदू सन नहीं रुके। जो भव्य दिव्य होते थे, जो लोगों की भीड़ होती थी, वो कम हुई। उद्धव जी ने भी यही किया। 2 साल में जो लोगों को बचाया है, वो लोग तो शुक्रगुजार कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से शिवसेना बीएमसी में सत्ता में है, लेकिन फिलहाल पार्टी के भीतर ही कई मतभेद देखने मिल रहे हैं और पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। ऐसे में बीजेपी को यह एहसास है कि इस बार बीएमसी में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इसलिए त्योहारों के समय से ही पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा को और दिल्ली से मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।